तो आज हम जानेंगे ग्रहों की नैसर्गिक शत्रु मित्र के बारे में। दृष्टि के बारे में तो हमने जाना ही था, तो कौन सा ग्रह का दृष्टि शुभ होता है अशुभ होता है उसके विषय में भी हम जानेंगे। उससे पहले हम नैसर्गिक शत्रु मित्र जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ जिस प्रकार से चार्ट दिया हुआ है, इसको याद करने में थोड़ा कठिनाई हमको महसूस होगा। जैसे कि सूर्य का जो मित्र है चंद्र मंगल गुरु है, शत्रु है शुक्र शनि और संबुध दिया है। तो इसको हम तीन करके छांटे हैं, तो इस प्रकार से हमको दिमाग में जल्दी याद बना रहता है। तो आइए हम जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीन जो ग्रह है ये आपस में मित्र है। साथ में सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानता है, मंगल भी मित्र मानता है, गुरु भी मित्र मानता है। और सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में ये चार मित्र हैं। लेकिन चंद्रमा जो है सूर्य को मित्र मानता है, बुध को मित्र मानता है, अन्य को मित्र नहीं मानता है। तो इसलिए हमें सूर्य मंगल और गुरु ये तीन का ही हम जानेंगे। ये आपस में चार ग्रह मित्र है। अब जो है इसको याद करने का, म्यूट कर लें हेमा जी, म्यूट कर लें 3F जो है आप शीघ्र म्यूट कर लें। सभी कर ले तो कठिनाई नहीं तो आवाज आप लोगों को इधर सुनाई देने के कारण पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा ग्रहों की नैसर्गिक शत्रु मित्र का, नहीं तो याद नहीं होगा, ये फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। तो आपको देखना है सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र है। अब सूर्य का बुध जो ग्रह है, सूर्य इसको बुध को शत्रु भी नहीं मानता है मित्र भी नहीं मानता है, अर्थात सम न्यूट्रल, ठीक है। और सूर्य का शत्रु है शुक्र और शनि। ये दैत्य होने के कारण, दैत्य गुरु होने के कारण शुक्र को सूर्य शत्रु मानता है और शनि को भी सूर्य अपने बेटे को शत्रु मानता है, अर्थात दोनों का विचारों में मतभेद है। तो राहु केतु हमेशा सूर्य के शत्रु होते हैं, आपको मालूम है। सूर्य का मित्र हुआ मंगल गुरु और चंद्रमा, सम हुआ बुध और शत्रु हुआ शुक्र शनि राहु केतु, अंतिम के चार ग्रह। अब इसमें यह देखना है मंगल में थोड़ा परिवर्तन होगा। मंगल जो ग्रह है उसका जो है होगा, बुध जो सम था सूर्य का वो शत्रु हो जाएगा, अदला बदली, और जो शत्रु था सूर्य का वो मंगल का सम हो जाएगा। अर्थात मंगल शुक्र शनि को सम मानता है, शत्रु नहीं मानता है। बुध को शत्रु मानता है मंगल। अब आप इतना याद करेंगे तो आगे का याद करना आपको सरल हो जाएगा। दैत्य गुरु और देव गुरु इन दोनों का आपस में बनती नहीं है, इसलिए दैत्य गुरु शुक्र को देव गुरु बृहस्पति जो है वो शत्रु मानता है। आपको इतना याद हो जाएगा। और बुध का जो धर्म पत्नी है उसके साथ चंद्रमा का नाजायज संबंध हो करके बुध का जन्म हुआ था, इसलिए बुध ग्रह को दैत्य देव गुरु बृहस्पति शत्रु के रूप में देखता है, इसलिए इसको शत्रु मानता है। अब शनि जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति का मित्र है सूर्य, इसलिए मित्र का बेटा होने के कारण वो शत्रु भाव नहीं रखता है, अर्थात समभाव रखता है। शत्रु भी नहीं है मित्र भी नहीं है, शनि को ऐसा देवगुरु बृहस्पति समझता है। तो आपको इतना ही याद करना है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र है, सूर्य का सम है बुध और शत्रु है शुक्र शनि राहु केतु। अब ये जो है बुध का, अब मंगल का जो नैसर्गिक शत्रु मित्र क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। जो सूर्य का सम बुध था वो मंगल का शत्रु हो जाएगा और सूर्य का जो शत्रु था वो मंगल का सम हो जाएगा। अब फिर उसके बाद दैत्य गुरु होने के कारण शत्रु हो गया, अपना नाजायज पुत्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति का बुध शत्रु हो गया और शनि हो गया सम। तो इतना सबको याद हो जाएगा। ये तीन बताइए शीघ्र, कोई कठिनाई? जी गुरु जी। जी चलिए अब ये देखिए, अभी आप लोगों को पूछूंगा, ये पढ़ाने के बाद आप लोगों को तुरंत पूछूंगा, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने, याद होना परम आवश्यक। फिर आगे आते हैं बुध और चंद्रमा, ये दो ग्रह का। अब ये दोनों ग्रहों का याद करने का सरल पद्धति क्या है कि चंद्र सूर्य चंद्र तो आपस में मित्र ही है, सूर्य चंद्र, और बुध जो ग्रह है वो चंद्रमा का ही नाजायज बेटा है। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ नाजायज संबंध करके जन्म हुआ था, तो इसलिए जो है चंद्रमा नाजायज होने के बावजूद तो बेटा अपना ही है, इसलिए इसको क्या मानता है, मित्र मानता है।
अब लेकिन इसमें क्या होता है, बुध भी सूर्य को मित्र मानता है लेकिन चंद्रमा को शत्रु मानता है। चंद्रमा के जगह में बुध शुक्र को ग्रहण करता है। अब देवगुरु बृहस्पति ने धुतकार दिया तो ये बुध जो है दैत्यों से जाकर के मिल गया, वो दैत्य गुरु से जाकर के मिल गया। भाई मेरे को देवगुरु बृहस्पति ने तो धुतकार दे दिए, अब आप अपने शरण में मुझे ले लीजिए बोलने के कारण शुक्र ने अपने शरण में ले लिया। इसलिए शुक्र बुध को मित्र मानता है और बुध भी शुक्र को मित्र मानता है। बस इतना, चंद्र सूर्य आपस में मित्र है और चंद्रमा का बेटा बुध मित्र है। फिर उसी प्रकार बुध का मित्र सूर्य है और आपका चंद्रमा जो है नाजायज, आपके कारण में नाजायज हुआ इसलिए वो चंद्रमा को शत्रु की दृष्टि से देखता है बुध, और शुक्र को शरण में जाने के कारण वो जो है शुक्र को मित्र मानता है। इसलिए सूर्य बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? नहीं गुरुजी। अरे ध्यान से सुनिए, कैसे समझ में नहीं आएगा? इतना भी समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा? सूर्य चंद्र आपस में मित्र हैं और सूर्य बुध आपस में मित्र है। बस चंद्रमा का शत्रु है बुध और बुध का शत्रु हो जाता है चंद्रमा और मित्र हो जाता है शुक्र। और बाकी समय मंगल गुरु शुक्र शनि चंद्रमा का समय, और बुध का जो है शुक्र मित्र होने के कारण मंगल गुरु शनि जो है वो सम हो जाता है, चंद्रमा शत्रु हो जाता है। और चंद्रमा का हमेशा शत्रु राहु केतु होता है, ये सभी को मालूम है। इतना ही याद है, सूर्य चंद्र मित्र है और सूर्य चंद्रमा की जगह में सूर्य बुध आपस में मित्र है। अब ये यहाँ तीन जो ग्रह थे, यहाँ चंद्रमा जो सूर्य चंद्र सूर्य बुध चंद्र ये आपस में मित्र थे, तो इसमें सूर्य बुध और शुक्र मित्र हो जाएंगे क्योंकि ये दैत्यों से मिल जाता है बुध, दैत्य गुरु से, देवगुरु बृहस्पति का नाजायज बेटा होने के कारण। तो चंद्रमा को शत्रु मानता है, आपके कारण मैं नाजायज हो गया बोल करके। तो इतना आपको याद होने के बाद सम जो होते हैं चंद्रमा के, मंगल गुरु शुक्र शनि ये सम होते हैं। तो बुध का जो होता है शुक्र मित्र होने के कारण सम में आ जाएंगे बुध के मंगल गुरु शनि, इधर भी मंगल गुरु शनि। अब चंद्रमा के शत्रु होंगे राहु केतु और बुध के शत्रु होंगे चंद्रमा। ठीक है, ध्यान पूर्वक आपको ये मनन करेंगे तो तुरंत याद हो जाए, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी गुरुजी, मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का जो है ये शुक्र और केतु जो है शत्रु है। जी जी, और मंगल गुरु शुक्र शनि ये आपस में मित्र है। हाँ चलिए, अब आपको याद करने के लिए पहले ये तीन ग्रह को याद करिए, फिर ये दो ग्रहों को याद करिए, फिर शुक्र और शनि को याद करना, ये भी सरल है। शुक्र शनि को याद करना सरल है। शुक्र शनि आपस में मित्र है और शुक्र का भी बुध मित्र है और शनि का भी बुध मित्र है। अब ये आपने जान लिया, शुक्र शनि आपस में मित्र है और बुध ये दोनों का मित्र है। इतना याद हो गया, शुक्र शनि बुध मित्र है, शुक्र शनि बुध मित्र है दोनों का। अब दोनों का शत्रु है सूर्य चंद्र शत्रु है, दोनों का सूर्य चंद्र दोनों का शत्रु है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इतना याद होने के बाद दोनों का देवगुरु बृहस्पति भी शनि का सम है और शुक्र का भी देवगुरु बृहस्पति शत्रु नहीं मानता है, शुक्र सम मानता है, लेकिन गुरु जो है शुक्र को शत्रु मानता है। अब ये देवगुरु बृहस्पति का दोनों का सम है और शत्रु सूर्य चंद्र दोनों का है। बस अंतर क्या है, शुक्र मंगल को सम मानता है, शनि शत्रु मानता है। इतना ही याद कर, इतना ही अंतर है, बाकी सब एक है। मंगल को शुक्र सम मानता है, शनि शत्रु मानता है, बाकी वही है। शुक्र बुध शनि आपस में मित्र हैं, सम है दोनों के देवगुरु बृहस्पति, शत्रु है सूर्य चंद्र दोनों के, और शुक्र मंगल को सम मानता है और शनि मंगल को शत्रु मानता है। जितेंद्र कौशिक जी म्यूट कर ले अपना। तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए? शुक्र का भी याद करने में कोई कठिनाई तो नहीं लग रहा है? जी नहीं गुरुदेव, एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। और रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बार बार बताने का समय नहीं है मेरे पास। आगे एक ही चीज को 50 बार नहीं बताएंगे, ध्यान से सुने, कक्षा का समय का ध्यान रखें।
अब इसमें क्या है कि शनिवत राहु कुजवत केतु कहा है। शनि का जैसा जो ग्रह शत्रु है मित्र है उसी का अनुरूप जो है राहु केतु का भी जानना चाहिए। जो ग्रह शनि का जो मित्र है वो भी राहु केतु के मित्र होंगे, जो सम है वही सम होंगे और जो शत्रु हैं वही शत्रु होंगे, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रहों की नैसर्गिक शत्रु मित्र हो गए। अब ये जानने का लाभ क्या है, किसी का हम ये कुंडली देखेंगे तो अभी तो मैंने आपको एक नैसर्गिक शत्रु मित्र बताया, अब तात्कालिक शत्रु मित्र होते हैं वो भी जानेंगे, पंचधा मैत्री होते हैं वो भी जानने के लिए प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे, अब यहाँ धनु राशि 9 नंबर अंक है। अब चंद्रमा जाकर के बैठा है, चंद्रमा धनु राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, और चंद्रमा और गुरु का संबंध कैसा है हम वो देखेंगे। ठीक है, चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति को क्या मानता है? मित्र मानता है। अब गुरु जो है गुरु देवगुरु बृहस्पति जो है क्या मानता है? चंद्रमा को मित्र मानता है, और चंद्रमा भी देवगुरु बृहस्पति को क्या मानता है? सम मानता है। ठीक है, शत्रु भी नहीं मानता है, मित्र भी नहीं मानता है, सम न्यूट्रल है। तो हमको ये चीज देखना होता है किसके घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है या मित्र के घर में बैठा है। तो ये चीज होने के बाद अब आता है तात्कालिक मित्र शत्रु ज्ञान। तत्काल में जैसे कि नैसर्गिक आपको मालूम चल गया किसका शत्रु कौन है किसका मित्र कौन है, उसके बाद ग्रह तत्काल में भी मित्र बन जाते हैं और तत्काल में शत्रु बन जाते हैं। रुकिए, तो मैं ये सेटिंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है तो इसको ठीक कर देता हूँ। तो उसको जानने के लिए हमें परम आवश्यक होता है तात्कालिक शत्रु मित्र जानना चाहिए। तो तात्कालिक शत्रु मित्र जानने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम आपको मैं छोटा सा फॉर्मूला है वो आप देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। कोई भी ग्रह, जो ग्रह जहां बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, अब चंद्रमा से आगे 1 2 और 3 घर और इधर पीछे 1 2 3 घर, ये तत्काल में मित्र हो जाते हैं। तत्काल में मित्र होंगे आगे के 3 घर और पीछे के 3 घर। ठीक है, और तत्काल में शत्रु हो जाते हैं आपके, ये आपका पहला घर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ जो होगा वो तत्काल में शत्रु होगा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये तत्काल में शत्रु हो जाते हैं। तत्काल में मित्र अभी शनि चंद्रमा का कौन हो गया? चंद्रमा का तत्काल में मित्र शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, इधर केतु भी हो गया। नैसर्गिक में जो है शत्रु होने के बावजूद भी तत्काल में क्या हो गया? मित्र हो गया। ठीक है, और तत्काल में शत्रु चंद्रमा का कौन कौन हो गया? इधर सूर्य बुध शुक्र राहु मंगल। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं तो अब हम जानने के लिए प्रयास करेंगे पंचधा मैत्री। तो अब ये होता है पंचधा मैत्री तत्काल में शत्रु मित्र जानने का, ये आप पहले आप जान लीजिए। जैसे कि कोई भी ग्रह बैठा है, मान लीजिए यहाँ बुध ग्रह बैठा है, अब बुध ग्रह का तत्काल में मित्र ग्रह कौन कौन से होंगे? दूसरे घर में बुध से अगला ये 3 घर और पिछला 3 घर में अगर कोई ग्रह बैठते हैं तो तत्काल में वो मित्र बन जाते हैं। लेकिन बुध के साथ में जो बैठा है और ये इधर का घर देखिए 1 2 3 4 5, ये जो है 6 घर में शत्रु हो जाते हैं और 6 घर में तत्काल में मित्र हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यह शनि बैठा है, देखिए अब ये देखिए पीछे 3 घर आगे 3 घर, ये मित्र हो जाता है। और शत्रु जो होता है ये इधर से 1 2 3 4 5 इधर का, और शनि के साथ बैठा हुआ ये तत्काल में शत्रु हो जाते हैं। अब ये तत्काल में शत्रु हो गया तो इसको हमको देखना क्या होता है, नैसर्गिक में भी मित्र हो रहा है और तत्काल में भी मित्र हो रहा है। तो मित्र नैसर्गिक में मान लीजिए सूर्य का जो है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सूर्य ग्रह का मित्र है आपका देवगुरु बृहस्पति, तो तत्काल में भी मित्र कैसे बन रहा? मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा हुआ है,
सूर्य का मित्र है देवगुरु बृहस्पति और गुरु भी यहाँ जाकर के बैठा है, तो तत्काल में 1 2 3 यहाँ होने के कारण ये तत्काल में मित्र हो गया। तो नैसर्गिक में भी मित्र है और तत्काल में भी मित्र है, तो मित्र मित्र मिलने से अधिमित्र हो गए। तो समझ में आ गया सबको, मित्र मित्र मिलने से अधिमित्र हो गए। जी गुरुजी। गुरुजी मित्र का तो आ गया, लेकिन शत्रु वाला नहीं आ रहा है अभी मुझे। अब आएगा, आप देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है और तत्काल में भी सूर्य से, देखिए मित्र कहाँ कहाँ होगा, 1 2 3 घर, आगे 1 2 3 घर, लेकिन चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां ये घर तत्काल में शत्रु हो जाते हैं। तो नैसर्गिक में भी शत्रु मानता है सूर्य शुक्र को और तत्काल में भी शत्रु हो रहा है, तो शत्रु शत्रु मिलने से अधिशत्रु हो जाते हैं। ठीक है, तो कुंडली में जो है मित्र मित्र अधिमित्र हो जाते हैं और शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, मान लीजिए नैसर्गिक में तो जैसे कि मान लीजिए अब चंद्रमा सूर्य मित्र मानता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है। नैसर्गिक में तो चंद्रमा को सूर्य मित्र मानता है। अब देखिए 1 2 3, लेकिन तत्काल में चंद्रमा शत्रु हो रहा है चौथा भाव में बैठने के कारण, तो नैसर्गिक में मित्र है और तत्काल में शत्रु बन रहा है, तो शत्रु मित्र और शत्रु मिला करके सम हो जाएगा, अर्थात न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, शत्रु और मित्र, नैसर्गिक में सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है, लेकिन तत्काल में शत्रु होने के कारण ये चंद्रमा सम हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे कि नैसर्गिक में मित्र है, नैसर्गिक में सम है। जैसे कि मान लीजिए बुध जो है सूर्य का सम मानता है, बुध सूर्य जो है बुध को सम मानता है, शत्रु भी नहीं मानता है, मित्र भी नहीं मानता है, तो तत्काल में 1 2 3 मित्र हो गया, तो मित्र और सम मिला करके मित्र हो गया। ठीक है, ये बुध जो है मित्र हो गया। नैसर्गिक में सूर्य बुध को सम मानता है, लेकिन तत्काल में मित्र हो गया। नैसर्गिक में सम था और तत्काल में मित्र हो रहा है, तो मित्र सम मित्र। अब मान लीजिए नैसर्गिक में सूर्य जो है आपको जैसे कि सूर्य जो है गुरु, या मान लीजिए सूर्य मंगल को क्या मानता है, मित्र मानता है। अब जो है मंगल जाकर के यहाँ बैठा है, तत्काल में शत्रु हो रहा है, नैसर्गिक में मित्र है। तो नैसर्गिक में मित्र है लेकिन तत्काल में शत्रु होने के कारण शत्रु और सम शत्रु हो जाता है। आपको इतना ही याद करें तुरंत याद हो जाएगा, मित्र मित्र अधिमित्र, शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाता है। अब इसमें मित्र और शत्रु होंगे तो सम हो जाएगा। इसको भी पॉइंट आप याद ना करें तो इसको पहले याद कर लीजिए, मित्र मित्र अधिमित्र, शत्रु शत्रु अधिशत्रु। फिर उसके बाद आ जाइएगा मित्र सम होगा तो मित्र हो जाएगा, शत्रु सम हो जाएगा तो शत्रु हो जाएगा, हमेशा वृद्धि होगा। जहां सम और मित्र आएगा तो मित्र हो जाएगा, शत्रु और सम जहां आएगा तो शत्रु हो जाएगा। बस इतना ही, मित्र और शत्रु हो जाएगा तो ग्रह न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात सम हो जाएगा। तो ये पंचधाम मैत्री भी कठिनाई तो नहीं लगा, याद हो जाएगा सभी को। जी गुरुजी कर लेंगे। तो सभी को समझ में आ गया स्पष्ट, कोई दिक्कत तो नहीं? जी गुरुजी। तो अभी राहु केतु भी आपके तत्काल में मित्र हो सकते हैं सूर्य के चंद्रमा के। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब ग्रहों की जो है हमने ये चीज जाना, अब ग्रहों के अन्य विषयों के बारे में भी जानेंगे। ये इसमें लिख दिया भी है, श्लोक से सहित जाए। तत्काले च निसर्गे च मित्रम चेद अधिमित्रकम मित्र शत्रु समत्व के समो मित्र रिपुत्वे तो शत्रुत्वे तो अधिशत्रुता एवं विविच्य दैवज्ञो जातकस्य फलम वदेत।
अर्थात जो ग्रह तो वह अधिमित्रम इसलिए कह दिया है। और मित्रम मित्रम समत्वे मित्र अब फिर आगे कह रहा है एक जगह मित्र और एक जगह सम हो, मित्र समत्वे मित्र मित्रम और शत्रु समत्वे शत्रु और सम मित्रे रिपुत्वे तो शत्रुत्वे। सम और मित्र हो मित्र और रिपुत्वे मित्र और अधिशत्रुता शत्रु शत्रु हो तो अधिशत्रु हो जाता है। एवं विविच्य दैवज्ञो अर्थात ये चीज विचार करके दैवज्ञ लोग जातकस्य फलम वदेत अर्थात वो व्यक्ति का जो जातक या जातिका का फल कथन कहना चाहिए। इस प्रकार से आगे बताते हैं स्थान व शुभ अशुभत्व और अशुभ ग्रहों में भी शुभत्व आ जाता है। अतः शुभ ग्रह उच्च स्थान स्थित होने से अतिशुभ और अधिमित्र दिग्रह में क्रमशः ह्रास होकर नीच स्थान में शुभत्व का नाश हो जाता है। इस प्रकार अशुभ ग्रह अपने नीच स्थान में अति पाप हो जाता है तथा क्रमशः उच्च स्थान में शुभत्व को प्राप्त होने लगता है। अर्थात शुभ ग्रह भी नीच में पड़ने से अपने शुभ फल को नहीं देते हैं और अशुभ ग्रह उच्च स्थान स्थित होने से अपने अशुभ फल नहीं देते हैं। तो अब ग्रहों की जो है 5 प्रकार की अवस्थाएं उस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप लोगों को जो मैं बता रहा था उस दिन की ग्रह अगर उच्च का होता है तो क्या होता है इत्यादि के बारे में यहाँ दिया है। ग्रहणाम उच्चादि बलमाह अर्थात ग्रहों की उच्च हो स्वराशि हो मूल त्रिकोण होता है उसका बलाबल के बारे में यहाँ दिया। स्वोच्च शुभम बलम पूर्णम अगर ग्रह उच्च का होता है तो पूर्ण बलशाली होता है। त्रिकोणे पादवर्जितम अर्थात मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो तो ग्रह 3 चरण फल को देने वाला होगा। अर्थात पूर्ण बल हो पूर्ण उच्च का होकर के बैठा है तो 100% होगा। मूल त्रिकोण में होगा जो 75% होगा। और स्वर्क्षे दालम अर्थात स्वराशि में होगा तो आधा होगा अर्थात 50% बल को देने वाला होगा। और मित्र गेहे पाद मात्रम अर्थात मित्र के राशि पर हो तो 25% अर्थात 1 चरण बलवान होता है ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं पादार्धम समभे प्रोक्तम व्यर्थम नीचास्त शत्रुभे तद्वद्दुष्ट बलम ब्रूयात व्यत्ययेन विचक्षणः अर्थात सम राशि में हो तो आधा बल और नीच अस्त और शत्रु की राशि में हो तो 0 बल पाता है। अब इसका विपरीत अशुभ फल भी हमें जानना चाहिए ये चार्ट के माध्यम से। जैसे कि उच्च का होगा तो 100% बलशाली होगा और नीच का होगा तो आप जानिए कि उतना ही वो अशुभ फल को देने वाला होगा। मूल त्रिकोण में होगा 45% जो यहाँ दिया अब मूल त्रिकोण में होगा तो आपका 75% जो बलशाली होगा। और स्वराशि में होगा जैसे कि एक चरण में इन्होंने 60 को जोड़ दिया है तो 15-15 करके दिया है तो उच्च का होगा तो 60% दिया है अर्थात 60 को ही हम 100% पकड़ सकते हैं। मूल त्रिकोण में 45% दे दिया है 15% हटा दिया है। स्वराशि में होगा तो 30% दिया है। मित्र क्षेत्र में होगा तो 15% दिया है। सम राशि में बैठा है तो 15 का आधा अर्थात 7.5% दिया है। नीच अस्त हो रहा है तो 0% ग्रह फल को देने वाला होगा। और शत्रु के घर में बैठा होगा तो 0% आपको फल देने वाला होगा ऐसा जानना चाहिए। अब जो होगा नीच होगा अशुभ होगा तो उसके अनुसार वो भी उतना ही अशुभ फल देने वाला। नीच शत्रु का हो रहा है तो ग्रह 100% अशुभ फल को देने वाला होगा। इसके उल्टे क्रम से जानने से आपको मालूम चल जाएगा ये पराशर जी का सिद्धांत है। तो सभी को समझ में आ गया ग्रह का 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद और मित्र के सम राशि में होता है तो किस प्रकार का फल देता है।
गुरुजी एक बात और बताइए। हेलो हाँ बताइए। हेलो हेलो। आपका आवाज सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो बोल रहे हैं बार बार, बोलिए जो हाँ सर, बोलिए। इसमें ये बताइए गुरुजी, जैसे एक ग्रह का जो दूसरी राशि होती है, एक राशि में तो वो मूल त्रिकोण और उच्च का मान लीजिए, लेकिन जो दूसरी राशि होती है वो तो स्वराशि होती है। तो स्वराशि में क्या 30% ही देगा दूसरी राशि में फल? हाँ, मान लीजिए उच्च का होगा तो प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री का पूर्ण बल होगा, और मूल त्रिकोण में होगा 2 नंबर तो कैबिनेट मंत्री समझ लीजिए। स्वराशि का होगा तो अपने क्षेत्र का सांसद होगा, समझ रहे हैं? सांसद का कितना पावर होता है, कैबिनेट का कितना होता है, प्रधानमंत्री का कितना होता है, उसका अनुरूप आप जान लीजिए। मतलब दूसरी जो राशि होगी, जो स्वराशि होगी, तो वो उसमें 30% ही फल देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये चीज याद कर लीजिए, ग्रहों का उच्च नीच, मूल त्रिकोण इत्यादि, स्वराशि, इसके बारे में आपने जाना। तो इसमें ग्रहों का नैसर्गिक गुण धर्म के बारे में भी चर्चा किया है। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों का ग्रहों का दृष्टि जो होता है उसके बारे में दिया है। आपका भारतीय ज्योतिष जो ग्रंथ है, नैमी चंद्र शास्त्री जी ने बताया है, तो उसके अनुरूप हमें जानना चाहिए। इसके जो उच्च नीच, मूल त्रिकोण इत्यादि ग्रहों का भी फल कथन के बारे में बताया गया, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। उच्च राशि ग्रहों का फल। रवि ग्रह, सूर्य ग्रह उच्च का होता है तो धनवान, विद्वान, सेनापति, भाग्यवान एवं नेता होता है व्यक्ति, क्योंकि आत्मकारक ग्रह है, वो ज्यादा बलशाली हो, उच्च का हो। चंद्रमा हो तो मनमानी, माननीय, मिष्ठान्न भोजी, विलासी, अलंकार प्रिय एवं चपल अर्थात चतुर होता है व्यक्ति। मंगल हो उच्च का तो व्यक्ति शूरवीर होता है, कर्तव्य पारायण होता है, राजमान्य होता है, निडर होता है, शत्रुओं को जीतने वाला वैसा होता है। बुध अगर उच्च का हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेखक होता है, संपादक होता है, राजमान्य होता है, अर्थात प्रिय वक्ता भी हो सकता है। ठीक है, सुखी, वंश वृद्धि कारक एवं शत्रु नाशक होता है, क्योंकि विवेक होता है तो व्यक्ति के पास हर चीज वो करने में सामर्थ्यवान होता है, शत्रुओं को भी जीतने वाला होगा। अगर गुरु अगर उच्च का होता है, बलवान होता है कुंडली में, तो सुशील, चतुर, विद्वान, राजप्रिय, ऐश्वर्यवान, मंत्री, शासक एवं सुखी होता है। तो हमको देखना है वो व्यक्ति किस परिवार में जन्म लिया है, तो उसके अनुरूप आपको फल कथन कहना चाहिए। मान लीजिए राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों का एक समय पैदा हो रहे हो, तो दोनों का फल कथन करते समय अलग होगा। मंत्री का बेटा क्या होगा, राजा नहीं हो सकता है पूर्व काल में, और राजा का बेटा चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार भी क्यों ना हो, वो राजकुमार होता है तो राजा होता ही होता है। तो ये फल कथन करते समय आपको देश काल परिस्थिति घर के अनुरूप आपको विचार करके कहना चाहिए। और गुरु हो तो सुशील, विद्वान, राजप्रिय, ऐश्वर्यवान, मंत्री, शासक एवं सुखी होता है। शुक्र हो तो व्यक्ति क्या होता है, का विलासी, गीत वाद्य प्रिय, कामी एवं भाग्यवान होता है। शनि हो तो राजा, लीडरशिप करने वाला, जमींदार, भूपति, कृषक एवं लब्ध प्रतिष्ठा। और राहु हो तो सरदार, धनवान, शूरवीर एवं लंपट होता है व्यक्ति, अर्थात वो व्यक्ति दुष्ट ग्रह उच्च का होता है तो वो अपना शुभत्व को के साथ साथ में अशुभत्व दोनों ही देता है, क्योंकि ग्रह वीर्यानुसारेण स्थान स्थिति वशेनता, अर्थात अपना ग्रह अपना स्वभाव को भी दर्शाता है। और केतु हो तो राजप्रिय, सरदार एवं निज प्रकृति का जातक होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब मूल त्रिकोण के बारे में भी बताया है। मूल त्रिकोण राशि में गए हुए ग्रहों का फल। रवि मूल त्रिकोण में हो तो जातक धनी, पूज्य एवं लब्ध प्रतिष्ठा। चंद्रमा हो तो धनवान, सुखी, कम ही आते जाएगा। उच्च का होगा तो उसका श्रेष्ठ, मूल त्रिकोण होगा थोड़ा कम 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 श्रेष्ठ, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये हिंदी में सब दिया हुआ है, सब लोग आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, अच्छी तरह से ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चंद्र पीडीएफ हो तो भेजेंगे ना गुरुजी? हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट मात्र नोट करना है, सब चीज याद करने का आपको आवश्यकता नहीं है। बस चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। मन मजबूत होगा तो कैसा कैसा डेवलप होगा, याद कर लीजिए। सूर्य जो है आत्मबल का कारक है,
उससे संबंधित आप विचार करिए। मंगल बल का कारक है, तो बल से संबंधित व्यक्ति निडर होता है, निर्भीक होता है, तो शत्रुओं को जीतने वाला, हर परिस्थिति को भी वो भेद करके निकलने वाला होगा। बुध वाणी का कारक है, बुध मजबूत होता है, वाणी उसका अगर बुद्धिमान होता है तो व्यक्ति क्या होता है, सबका प्रिय होता है, हर कार्य को करने में वो निपुण होता है, प्रिय वक्ता होता है, लेखक होता है, इत्यादि आपको जानना चाहिए। गुरु बलवान होता है तो ज्ञान का कारक है और सुख का कारक है। व्यक्ति सुशील होगा, निष्ठावान होगा, समाज में माननीय होगा, पूजनीय होगा, सभी लोग उसको मानने वाले होंगे। शुक्र जो है वंश विस्तार का कारक है, भोग का कारक है। शुक्र बलवान होगा तो व्यक्ति भोगी होगा। शनि बलवान होता है तो जो है वो पाप ग्रह होने के साथ साथ में लीडरशिप करने की क्षमता देता है, साथ में विवादों में भी डाल देता है, व्यक्ति को परेशानियों में भी क्रिएट कर देता है। राहु केतु जो है, शनि राहु केतु ये पाप ग्रह है अधिक से अधिक, तो अपना नेचर शुभ शुभ फल देने के साथ साथ में भी अशुभ फल को भी देते हैं, क्योंकि उसका नेचर होता है। जैसे कि मान लीजिए डीएम बन गया अभी जो है आपका, अगरतला में देखे थे, तो पाप ग्रहों के कारण वो उच्चा पदवी प्राप्त करने के कारण उनका जो व्यवहार होगा, व्यवहार में थोड़ा कठोरता के कारण समाज में जो है उनका अप्रतिष्ठा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, अर्थात नेचर थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो जाता है। ऐसा आचरण में दिखाई देता है, क्योंकि जो पाप ग्रह है अपना नेचर जरूर दिखा देता है। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति अगर वो नेता बन जाता है तो दुष्टता बढ़ जाती है। मान लीजिए अभी राहुल गांधी अगर चुनाव जीत ले, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीत ले, तो वो ज्यादा अन्य जातियों को ज्यादा सपोर्ट करते, वो हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे पहले, ऐसा देखा गया है। ज्यादा वो मुसलमानों का पक्षधर थे, वो मुसलमानों का ही ज्यादा चिंतन मनन करते हैं। आसाम में कांग्रेस सरकार जब थी तो अधिक घुसपैठ हुआ था, तो जो है उन लोग का जाति भी वैसा ही वर्ण संकर संतान होने के कारण उन लोग का झुकाव उस तरफ है ही है, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। तो चलिए, स्व क्षेत्र में ग्रह होता है तो रवि स्वग्रही होता है, तो अपने राशि में हो तो सुंदर व्यभिचारी कामी एवं ऐश्वर्यवान, चंद्रमा हो तो तेजस्वी रूपवान धनवान भाग्यवान, मंगल हो तो बलवान ख्याति प्राप्त कृषक एवं जमींदार, बुध हो तो विद्वान शास्त्रज्ञ लेखक। ठीक है, सब मिलता जुलता ही आपका उसका गुण धर्म है। हर बार में जो लेखक क्या करता है, तो लिखने वाला जो लिखता है थोड़ा इधर उधर करके लिख देता है, लेकिन जो ग्रहों का गुण धर्म आप स्वभाव जानेंगे तो आपको ये विषय रटने की आवश्यकता नहीं, उसको मिला जुला आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब नीच का हो जाएगा तो आप नीच का हो जाएगा, आप फल जान लीजिए। सूर्य नीच का हो तो जातक पापी, बंधु सेवा करने वाला। चंद्रमा हो तो व्यक्ति रोगी हो सकता है, क्योंकि सूर्य पित्त का कारक है, चंद्रमा कफ का कारक है। ठीक है, मंगल जो नीच का होता है तो कृतघ्न होता है, व्यक्ति को साहस नहीं होने के कारण वो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू इत्यादि में बड़े बड़े पदवी में जो है वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है व्यक्ति, याद करने के बावजूद भी परीक्षा में जाकर के बैठने से वो लिख नहीं पाता है, ऐसा अधिकांश देखा गया है। बुध नीच का होता तो बंधु विरोधी होता है, चंचल उग्र प्रकृति। गुरु हो तो खल होता है, अर्थात दुष्ट स्वभाव का होता है, अपवादी होता है, अपयश भागी होता है। शुक्र हो तो दुखी और शनि हो तो दरिद्र होता है। 3 ग्रह नीच के हो तो जातक मूर्ख, 3 ग्रह अस्तंगत हो तो दास, और 3 ग्रह शत्रु राशिगत हो तो दुखी, जीवन में अंतिम भाग में सुखी होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ठीक है, आपको जरूर ये पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उच्चागत स्व क्षेत्र का हो तो क्या क्या होगा, मित्र क्षेत्र का जो होगा तो क्या क्या होगा, शत्रु क्षेत्र का होगा तो क्या क्या होगा। सीधी सी बात है, नीच का होगा तो शब्द और गुरुजी, हाँ बताइए। मुझे ये 2 शब्द जो हैं, जो ऊपर वाले में सबसे पहले मूल त्रिकोण की लास्ट वाली लाइन है, हाँ। लुब्धक और वाचाल, इनका अर्थ समझ में नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं? लुब्धक अर्थात लोभी प्रकृति का, वाचाल अर्थात वक्ता, बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। ओके, मतलब लुब्धक को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज को चाहने का वो ज्यादा हो, कि लोभी होता है व्यक्ति लालची हम ये कहेंगे। ठीक है गुरुजी। तो आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहों का इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको पढ़ लीजिए।
सूर्य किस किस का कारक है, वो बलवान होगा तो क्या क्या चीज होगा, किस प्रकार से होगा, वो आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे तो हो जाएगा। ये रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप ये याद करेंगे। उसके बाद मैं आपको अन्य भी ग्रहों के बारे में बताऊंगा। ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, जो 5 प्रकार की अवस्थाएं, विषय इत्यादि भी जानेंगे हम। ये ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी जानेंगे, कौन से ग्रहों का दृष्टि इत्यादि क्या हो। तो सूर्य का दृष्टि कैसा होगा, चंद्रमा का दृष्टि कैसा होगा, अन्य अन्य ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दृष्टि तो हमने जान ही लिया कौन कौन से ग्रह का दृष्टि है, लेकिन कौन सा ग्रह का दृष्टि शुभ रहेगा, कौन सा ग्रह का दृष्टि अशुभ रहेगा, किस स्थान पर दृष्टि पड़ता है तो कैसा प्रभाव देता है, इत्यादि विषयों के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक आप ये जो है जरूर याद कर लीजिएगा जो अभी आप लोगों को पढ़ाया है। नैसर्गिक के मूल त्रिकोण के बारे में अभी मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। जी गुरुजी। ये मूल त्रिकोण इत्यादि जो है उसके बारे में भी मैंने अभी भेज दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये याद करेंगे तो ही आपको आगे फल कथन इत्यादि में भी सरलता होगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। अभी इसमें भी अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की अवस्था है, तो उसके अनुरूप क्या क्या फल होगा, कैसे होगा। ये तात्कालिक मित्र, पंचधा मैत्र, ये भी आपको याद होना होगा। अब उसके बाद आदि स्वस्थ प्रमुदित शांतो दीनोत दुखिता विकलश्च खलको वित्यवस्था नवदा परा, ये 9 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई। दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, मुदित अवस्था, शांत, विकल अवस्था, खल अवस्था और कोपी अवस्था। ये 9 प्रकार की अवस्था कैसे कैसे होती हैं, उन विषयों के बारे में भी हम आगे जानने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है।